गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको v की और i की वैल्यू दी गई है और आपसे कहा गया है पावर इंडिकेटेड बाय वाटमीटर क्या रहेगी। तो देखिए वो कैसे निकालेंगे। आपका वाटमीटर एवरेज पावर रीड करेगा एज इट इज़ सपोज टू, और एवरेज पावर क्या होती है, सिंपली VRMS IRMS मल्टीप्लाई बाय cos phi। तो आपका वाटमीटर कौन सी पावर रीड करेगा, इट शुड बी रीडिंग दिस वैल्यू VI cos phi, जो आप यूजली जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने P के साथ एवरेज क्यों जोड़ा, हम आगे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। P एवरेज, P एक टर्म रहती है और पावर इंस्टेंटेनियस पावर भी एक टर्म रहती है। ये दो अलग अलग पावर के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सीखेंगे और जब इसके बेस पर न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझाएंगे कि इंस्टेंटेनियस पावर की इंट्रोडक्शन आपको क्यों दी गई है। फिलहाल इतना याद रखिए, VI cos phi जो आप पावर का फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज़ फॉर एवरेज पावर, और आपका वाटमीटर एवरेज पावर रीड करेगा। ये वाली इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। तो यहाँ से अब सिंपल है, अब यहाँ से आप अपनी P एवरेज निकाल सकते हैं। आपके पास ये इक्वेशन दी गई है V की, इस तरह की इक्वेशन दी गई हो तो ये टर्म क्या होगी आपकी पीक वैल्यू, ये 377, ये क्या टर्म है आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इस तरह से आपका वोल्टेज या करंट का एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो तो ये यहाँ पे I में 10 क्या है पीक करंट, और ये अगेन ये 377 क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये 30 डिग्री है फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। 30 डिग्रीज फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। तो यहाँ से VRMS कैसे निकाल लेंगे हम, V पीक डिवाइडेड बाय √2 करके, और सिमिलरली IRMS कैसे निकाल लेंगे, I पीक डिवाइडेड बाय √2 करके। तो यहाँ पे VRMS लिखिए, क्या आ जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाय √2 मल्टीप्लाई बाय IRMS क्या आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय √2, और यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री का। आप P एवरेज निकालने के लिए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए तो ये क्या बन जाएगा आपका 1000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ 30 डिग्री, एंड फ्रॉम हियर P एवरेज इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ 30 डिग्री। अब cos ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है वो आपको अगर याद है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, 500 मल्टीप्लाई बाय 0.866, तो यहाँ से आपका P एवरेज बन जाएगा 433 वॉट्स। सो D इज योर आंसर। तो अब cos 30 डिग्री 0.866 होता है। अगर तो आपको ये याद है वैल्यूज़ सो इट्स गुड, अगर नहीं याद तो चलिए sin 30 sin 60 की वैल्यूज़ कैसे याद रखते हैं एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो आपको वैल्यूज़ अब आपको याद रखनी पड़ेंगी, इंजीनियरिंग के कोर्स में कर रहे हैं तो ये कुछ बेसिक वैल्यूज़ हैं जो आपका आगे फॉर लाइफ याद रखनी होंगी। 2000, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्रीज वैल्यूज़। तो कैसे याद रखेंगे, sin 0 इज इक्वल टू 0, ये तो अभी तक आपको याद हो चुका होगा, एंड sin 90 इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू भी आपको अभी तक याद हो चुकी होगी। सिमिलरली cos 0 इज इक्वल टू 1 एंड cos 90 इज इक्वल टू 0, ये कुछ वैल्यूज़ आपको याद हो चुकी होंगी। अब देखिए एक आध और वैल्यू आपको याद रखनी है, दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय √2। ये sin 45 डिग्री भी 1 डिवाइड बाय √2 होता है और cos 45 डिग्री भी 1 डिवाइड बाय √2 होता है। दिस इज अनदर वैल्यू। अब आप ये याद रख सकते हैं 1 डिवाइड बाय √2 इट इज सेम फॉर sin 45 एंड cos 45 डिग्री। रहेगी बात sin 30 cos 30 और sin 60 और cos 60 के बारे में। तो देखिए इनकी वैल्यूज कैसे याद रखेंगे। यहाँ पे अब आपके इन चारों प्लेसेस पे दो ही वैल्यूज आएंगी, 0.5 और 0.866, और यू में से √3 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए, आपकी sin 0 डिग्री से आपकी वैल्यू फ्रॉम 0 to 1 मूव हो रही है। sin 0 डिग्री पे आपकी वैल्यू 0 है,
साइन 90 डिग्री पे आपकी वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, एक इंक्रीजिंग ट्रेंड। तो अब आपके पास दो वैल्यूज़ हैं 0.5 और 0.866। तो यहाँ पे क्या आएगा 0.5, देन इंक्रीज होता हुआ 1 की तरफ पहुँचता हो, 1 से पहले क्या होगी आपकी वैल्यू 0.866। सिमिलरली cos 0 डिग्री पे देखिए आपकी वैल्यू 1 है, cos 90 डिग्री आपकी वैल्यू 0 डिग्री है। यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, एक डिक्रीजिंग ट्रेंड। तो अगर यहाँ पे आपकी वैल्यू 1 है तो क्लोज टू 1 कौन सी वैल्यू होगी आपकी 0.866, देन जस्ट बिफोर हिटिंग 0 आपकी वैल्यू क्या होगी 0.5। सो दिस इज द वन पॉसिबल वे आप अपनी साइन और कॉस की वैल्यूज़ याद रख सकते हैं। चलिए अब ये MCQ सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे रेजोनेंट सर्किट के बारे में पूछा गया है, अ सीरीज रेजोनेंट सर्किट के बारे में पूछा गया है। सीरीज रेजोनेंट सर्किट कैसा दिखेगा, दिस इज R and L and C in series with each other। आपका एक सीरीज रेजोनेंट सर्किट कुछ इस तरह का दिखेगा। अब आपसे पूछा गया है सीरीज रेजोनेंट सर्किट में क्या रहेगा, जीरो पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर, जीरो पावर फैक्टर, मैक्सिमम करंट या मिनिमम करंट। तो आपसे ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, चूज द वन करेक्ट। तो सीरीज रेजोनेंट सर्किट में क्या होता है ज़रा समझिए। देखिए सीरीज रेजोनेंट सर्किट में कौन सा केस बनेगा वो जानने से पहले रेजोनेंट सर्किट क्या होता है बेसिक से स्टार्ट करते हैं, वो समझिए। देखिए आपका सर्किट का इम्पिडेंस कैसा होता है, R प्लस JX समथिंग लाइक दिस, वेयर X इज इक्वल टू XL माइनस XC। रेजोनेंट सर्किट्स में क्या होगा, आपका जो ये X पोर्शन है आपके इम्पिडेंस का जो रिएक्टेंस है इन रेजोनेंस केस दैट शुड बी 0। आपका रिएक्टिव पार्ट आपके सर्किट का 0 होगा, देन ओनली आपका जो सर्किट है उसमें रेजोनेंस होगी। तो X अगर आपका 0 है तो आपका पावर फैक्टर एंगल क्या बन जाएगा, tan इनवर्स X डिवाइडेड बाय R, दैट इज tan इनवर्स 0 डिवाइडेड बाय R, दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो आपका पावर फैक्टर एंगल क्या बन जाएगा 0 डिग्री, और फ्रॉम हियर यू कैन सी cos y इज इक्वल टू 1। तो रेजोनेंस के केस में व्हेन योर X इज इक्वल टू 0 योर पावर फैक्टर एंगल इज 0 डिग्री एंड योर पावर फैक्टर इज 1। सो इन रेजोनेंस केस आपका सर्किट क्या पावर फैक्टर बियर करता है, यूनिटी पावर फैक्टर। और रेजोनेंस केस कब अकर करता है, जब आपका रिएक्टेंस की वैल्यू आपके सर्किट में 0 होनी चाहिए। योर X शुड बी इक्वल टू 0, नेट रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट शुड बी इक्वल टू 0। ऐसा होगा XL माइनस XC इक्वल टू 0 होंगे, तभी आपका सर्किट रेजोनेंस एक रेजोनेंट सर्किट कहलाएगा। ठीक है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द रेजोनेंट सर्किट, योर X शुड बी इक्वल टू 0, और X इक्वल टू 0 होने पे आपका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, यूनिटी पावर फैक्टर। अब बात आती है करंट क्या होगी यहाँ पे सीरीज रेजोनेंस केस में। ठीक है, पैरेलल के केस में अलग होता है, सीरीज के केस में आपकी करंट क्या होगी, मैक्सिमम और मिनिमम। अब आपको यहाँ से बताना है, तो देखिए आंसर क्या है, मैक्सिमम या मिनिमम। समझिए योर Z इज इक्वल टू R प्लस JX। जब आपका यहाँ पे X की वैल्यू 0 होगी तो आपका Z क्या होगा, सिंपली R। आपका इम्पिडेंस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, एक पार्ट कंप्लीटली 0 हो गया। सो योर Z इज नाउ एट इट्स मिनिमम वैल्यू। तो जब Z मिनिमम वैल्यू बियर कर रहा है तो आपकी उस टाइम पे करंट क्या होगी, मैक्सिमम। अगेन Z मिनिमम क्यों है, क्योंकि आपका X रेजोनेंस के केस में 0 होता है। सो योर Z इज ऑल अबाउट R, Z इज इक्वल टू R। इन दैट केस आपका Z इससे कम नहीं हो सकता। Z को हमने यहाँ पे क्या नाम दे दिया, Z मिनिमम का, एंड देन
जेड अगर मिनिमम है तो करंट आपकी क्या होगी इस केस में, मैक्सिमम। सो सी इज़ योर आंसर, सॉरी बी इज़ योर आंसर, मैक्सिमम करंट सीरीज रेजिस्टेंस के केस में। चलिए अब ये एमसीक्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कहा गया है करंट आई और उसका ये एक्सप्रेशन दिया गया है आपको 10 + 10 sin t इज पास थ्रू मूविंग आयरन टाइप एमीटर। बताइए एमीटर की रीडिंग क्या रहेगी। सबसे पहले ये समझिए, मूविंग आयरन टाइप एमीटर, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप एमीटर और पीएमएमसी टाइप एमीटर, ये 3 किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं। ये 2 इंस्ट्रूमेंट्स आपके जो मूविंग आयरन कंसेप्ट पे रहते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप कंसेप्ट पे हम आगे मेजरमेंट में पढ़ेंगे। आपके मूविंग आयरन एमीटर्स हम बना सकते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से, वोल्ट मीटर बना सकते हैं, वोल्ट मीटर बना सकते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से, और सिमिलरली इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट से हम एमीटर और वोल्ट मीटर और वॉट मीटर बना सकते हैं। ये है क्या, 3 किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इनसे हम क्या क्या बना सकते हैं, एमीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर। इन दोनों की हम कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल और इनसे एमीटर वोल्ट मीटर कैसे बनते हैं वो भी सीखेंगे। तो यहाँ पे जो जानने वाली बात है, सिमिलरली आपसे पीएमएमसी से भी हम एमीटर और वोल्ट मीटर बना सकते हैं। पीएमएमसी और मूविंग आयरन टाइप में और इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप में एक डिफरेंस है, ये दो आपके एसी और डीसी दोनों पावर रीड कर सकते हैं। पीएमएमसी आपकी सिर्फ डीसी पावर रीड कर सकता है, सिर्फ डीसी इनपुट्स रीड कर सकता है। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट से जो हम इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे एमीटर वोल्ट मीटर, दैट विल बी एबल टू रीड ओनली डीसी वैल्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो करंट दी गई है उसमें आपकी डीसी वैल्यू भी है और एसी वैल्यू भी है, और आपको जो एमीटर दिया गया है दैट इज़ ऑफ मूविंग आयरन टाइप एमीटर। तो मूविंग आयरन टाइप एमीटर है तो वो क्या कर लेगा, वो एसी भी रीड करेगा आपके सिग्नल में और डीसी भी रीड करेगा आपके सिग्नल में। यहाँ पे पीएमएमसी दिया होता तो आपके एमीटर ने सिर्फ 10 एम्पियर करंट रीड करनी थी, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे आपको मूविंग आयरन टाइप एमीटर दिया गया है, किस केस में, पीएमएमसी टाइप एमीटर दिया होता तो उसकी जो करंट की रीडिंग रहनी थी दैट वुड हैव बीन ओनली 10 एम्पियर दिस डीसी वैल्यू। यहाँ पे आपको मूविंग आयरन टाइप एमीटर दिया गया है तो जो उसकी रीडिंग रहेगी वो क्या रहेगी, सर देखिए आपकी मूविंग आयरन टाइप एमीटर से जब हम करंट का सिग्नल 10 + 10 sin t पास करवाएंगे तो जो आपकी मूविंग आयरन टाइप एमीटर करंट रीड करेगा दैट विल बी IRMS। ठीक है, अब इस करंट सिग्नल का RMS वैल्यू कैसे निकालते हैं, जरा देखिए। I DC का स्क्वायर प्लस IRMS का स्क्वायर, इस तरह से आप अपनी पूरी की पूरी करंट का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, नेट RMS करंट क्या बनेगी इस पूरे सिग्नल की, यहाँ से आप वो निकाल सकते हैं। IDC है आपके सिग्नल में 10, दिस इज IDC DC कंपोनेंट, एंड सिमिलरली ये आपके करंट में एक AC कंपोनेंट है। इसका RMS कैसे निकालेंगे, अगेन 10 डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ये 2 नहीं आएगा, दिस इज सिंपली 10 का स्क्वायर, IDC का स्क्वायर। सो आपकी IRMS इस पूरी करंट की RMS वैल्यू निकल जाएगी 100 + 100 डिवाइडेड बाय 2 अंडर द रूट दैट इज 150 अंडर द रूट एम्पेयर। तो ये आ गया आपकी इस करंट सिग्नल में, ये DC कंपोनेंट है, ये AC कंपोनेंट है, इन दोनों से मिलके हमने क्या निकाला है, यहाँ पे RMS वैल्यू क्या बन रही है, नेट RMS वैल्यू क्या बन रही है, हमने यहाँ पे वो निकाला है, और आपका मूविंग आयरन टाइप एमीटर वही रीड करेगा नेट RMS वैल्यू। सो C इज योर आंसर। इस तरह के सिग्नल्स आपको दिए गए हों
और उनका RMS वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, इनके ऊपर अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप मेरे बेसिक कोर्स में 018 नेटवर्क एनालिसिस में मैंने चैप्टर पढ़ाया है AC सर्किट एनालिसिस। उसके लास्ट में उस चैप्टर के एंडिंग के कुछ लेक्चर्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे RMS वैल्यूज़ इस तरह के सिग्नल्स दिए गए हों, DC प्लस AC के सिग्नल्स दिए गए हों, तो उनकी RMS वैल्यू निकालने के लिए कहा गया हो तो कैसे RMS वैल्यू निकालते हैं मैंने अपने बेसिक कोर्स ऑन नेटवर्क एनालिसिस इन चैप्टर AC सर्किट एनालिसिस में पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ से डिटेल पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है करंट रेट पर एमीटर क्या रहेगी, तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स लगे हुए हैं L, R एंड C। IR आपको गिवन है 3 एम्पियर, जो आपकी करंट रेजिस्टर में जा रही है दैट विल बी इन फेज विथ वोल्टेज V। आपकी रेजिस्टर की करंट आपके वोल्टेज से 0 फेज डिफरेंस पे होगी, तो मतलब यहाँ पे होगी टेकिंग V एज रेफरेंस वोल्टेज एंड करंट इन रेजिस्टर आर इन फेज। ठीक है, ऐसा आपने ट्रांसफार्मर में भी बहुत बार सुना होगा। V और I वोल्टेज और करंट एक रेजिस्टर के अंदर आपस में फेज में होती है, या ऐसे कह लीजिए वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस 0 होता है अगर हम वोल्टेज और करंट की बात करें किसी एक रेजिस्टर में। ठीक है, वोल्टेज और करंट किसी रेजिस्टर में सेम फेज में होती है या 0 फेज डिफरेंस होता है, एक ही बात है। तो मैंने वहीं पे यहाँ पे यही लिखा हुआ IR इक्वल टू 3 एम्पियर है, तो वो आपकी वोल्टेज के साथ फेज में होगी, तो आपका वोल्टेज भी IR में यहाँ ले रहा हूँ तो आपका V भी यहीं पे आएगा। और अगर ये आपकी वोल्टेज का फेजर इस तरह से आ रहा है तो एक करंट IL यहाँ से जो पास कर रही है वो कहाँ होगा, IL विल बी 90 डिग्री बिहाइंड योर वोल्टेज। तो यहाँ पे आपको IL दिया हुआ है 1 एम्पियर। एंड देन अगेन यहाँ पे आपको एक करंट दी हुई कैपेसिटर से होते हुए, प्योरली कैपेसिटर से होते हुए, तो करंट कहाँ होगी, आपके वोल्टेज V से लीड करती हुई बाय 90 डिग्री। दिस इज 5 एम्पियर, दिस इज योर IC। ये आपकी कैपेसिटर में करंट कौन सी होती है, वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करते हुए। तो आपको क्या करना है, इनका फेजर निकालना है और वही आपका एमीटर करंट लीड करेगा। अब इसका फेजर कैसे सॉल्व करेंगे, रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ज़रा देखिए। ये दोनों फेजर्स आपस में ऑपोजिशन में है, 180 डिग्री ऑपोजिशन में है, तो इनका नेट फेजर क्या बन जाएगा, IC माइनस IL इक्वल टू 4 एम्पियर। तब आपको आपका वर्टिकल फेजर मिल चुका है, नेट वर्टिकल फेजर 4 एम्पियर, और आपके पास हॉरिजॉन्टल फेजर भी है आपका, दैट इज 3 एम्पियर। तो आपका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, IH का स्केयर प्लस IV का स्केयर अंडर द रूट। IH कितना है आपका 3 का स्केयर और IV क्या है आपका 4। तो आपको यहाँ से रिजल्टेंट आ जाएगा 9 + 16 इक्वल टू अंडर रूट 25। IR इज इक्वल टू 5 एम्पियर। यही आपकी करंट आपका एमीटर रीड करेगा, दैट इज़ 5 एम्पियर। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली KCL ना लगा देना कि यहाँ पे करंट आउटगोइंग करंट है 1 एम्पियर, इस ब्रांच में है 3 एम्पियर, यहाँ पे 5 एम्पियर है, तो यहाँ टोटल में 1 + 3 + 5 इक्वल टू 9 एम्पियर। तो यहाँ पे 9 एम्पियर करके ये आंसर मत टिक कर दीजिएगा। ये तीनों करंट्स आपस में फेस डिफरेंस में है। आपकी IR अगर कुछ इस तरह से है तो आपकी IL करंट उससे 90 डिग्री फेस डिफरेंस में कुछ इस तरह से होगी, और सिमिलरली आपकी IC करंट 90 डिग्री अहेड फ्रॉम योर
ये आ गया आई आर, ये आई एल और ये आई सी। इन तीनों करंट्स को आप सिंपली अलजेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते, आपको इनका फेज डिफरेंस भी कंसीडर में लेना है। 90 डिग्री का फेज डिफरेंस जो है आप इसमें तीनों करंट्स है वो आपको कंसीडर करते हुए ये तीनों करंट्स ऐड करनी है इस फैशन में, फेजर फैशन में। आप डायरेक्टली अलजेब्रिकली इन तीनों करंट्स को ऐड नहीं कर सकते इनमें, क्योंकि फेज डिफरेंस है।